तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रीजनिंग टॉपिक है, एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें कि फर्स्ट जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यानी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, दैट इज कि इसका आंसर बताओ, बी इज फॉलोड बाय ए। इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बी इज फॉलोड बाय ए? दैट इज क्या, अगर मैं बोलूँ कि 8 बजे कौन आया और 8:30 पे कौन आया। अगर इसका आंसर नहीं मिला है तो मैं बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ बी इज फॉलोड बाय ए, या फिर मैं बोलूँ कि ए फॉलो बी, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। पहली बात तो ये, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बी, तो एक एग्जांपल समझो कि गांधी जी हु वाज अ लेजेंड, जहां पे हम लिखते थे गांधी जी वाज फॉलो, गांधी कौन आगे कौन चल रहा था, नमक आंदोलन में कौन आगे चल रहा था, गांधी जी वाज द वन जो आगे चल रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये दो ऐसे मूवमेंट है जो कि हर इंडियंस को पता होनी चाहिए। दैट इज 1930 पे और 1942 पे। हार्वर्ड में एक एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है गांधी जी के ऊपर। सबको पता होना चाहिए कि गांधी जी जो है, गांधी जी वॉज फॉलोड बाय पीपल। गांधी जी आगे चल रहे थे और गांधी जी वॉज फॉलोड बाय पीपल। तो बी कौन है, गांधी जी, और ए कौन है, वो है पीपल। या फिर ये लिखा जाए कि गांधी जी वॉज फॉलोड बाय पीपल, या पीपल्स वर फॉलोइंग गांधी जी। इनमें कोई भी अंतर नहीं है। 8 बजे कौन आया, गांधी जी आए, और बाद में लोग आए। सेकेंड ऑफ ऑल, अब जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे फ्रॉम द एनालिटिकल एबिलिटी, अब वो किस तरह से आएंगे। सबसे पहले आपसे कई क्वेश्चन पूछेंगे कि हु इज, इफ गेट कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ बी इज शॉर्टर, ठीक है, देन ए, ठीक है, एंड बी इज टॉलर देन सी, एंड सी इज शॉर्टर देन एफ। सो आपको इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है कि जब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 कि, रूल नंबर 1 क्या है कि यूज ऑफ सेम साइन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको रूल क्या रखना है कि वी विल यूज ओनली द सेम साइन। अगर जब हम फॉलो करें इफ ग्रेटर देन का साइन अगर जब हम यूज कर रहे हैं, देन फॉलो द सेम, देन फॉलो सेम। और अगर जो इसका उल्टा कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग द लेस देन साइन, देन फॉलो सेम। अब इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले क्या है, ए बी इज शॉर्टर देन ए, यानी ए इज टॉलर देन बी, ये भी बोल सकते हैं। सो आई कैन से बी शॉर्टर देन ए, मैं लिख सकता हूं ए इज टॉलर देन बी, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अगर हमने इसका साइन नहीं इस्तेमाल किया है ना, तो हम इसी का ही साइन इस्तेमाल करेंगे। वी विल फॉलो द सेम साइन जब तक कि वो चाहे जितने नंबर ऑफ, यहाँ पे एन नंबर ऑफ लिख सकते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं, डी इज शॉर्टर देन एफ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कुछ लिख सकते हैं। सो आई कैन से अगर जब हम एक साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है, बी इज टॉलर देन सी, सेम बी इज टॉलर देन सी। द थर्ड वन क्या है कि एफ इज शॉर्ट, यहाँ पे क्या है सी इज शॉर्टर देन एफ, तो हम क्या लिख सकते हैं एफ इज टॉलर देन सी। आई कैन से एफ इज टॉलर देन सी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड आउट द शॉर्टर वन अमंग देम, फाइंड हु इज शॉर्टर देम, अमंग देम, यहाँ पे अमंग लिख देना है ना, अमंग देम। तो इन सबसे छोटा कौन है, सबसे पहली बात तो ये तो हो गए टॉलर वाले, और ये क्या हो गए शॉर्टर वाले। तो हमें क्या पता है कि जो भी शॉर्टर है ना, इसे हाइड कर दो, इसे हाइड कर दो, इस पार्ट को। जो भी ये हमारे वो होंगे ना शॉर्टर्स आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से आएंगे। ये सारे क्या कर दो, हाइड कर दो। जो भी शॉर्टर है वो कहां से आएंगे, सिर्फ बी सी से आएंगे। तो देखना है हमें कि बी छोटा है। अगर जो बी छोटा है, सबसे छोटा अगर जो बी है, तो हाउ कैन इट कम फ्रॉम हियर, वो टॉलर में कैसे आ गया यहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ सी ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात यही है। और ये रूल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बहुत एन नंबर ऑफ आपको वेरिएबल्स दे दिए, ठीक है, उसमें आप बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। F6 आपको क्या ढूंढना है, सिर्फ टॉलर और शॉर्टर ही तो यहाँ पे बोलेंगे, है ना, बाकी और पूछ भी सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको सिंपली आपको इस तरह से करना है। दिस इज द क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अनुज, भोला, चंदन एंड दिलीप एंड ईश्वर एंड फैजल, दीज आर द 6 बच्चे हैं ये, लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है। सबसे पहली बात कि वो डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, 6 स्टोरी बिल्डिंग है और 6 लोग हमें दिए हैं। फ्रॉम द बॉटम, जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम क्या करेंगे, नंबर 1, द फ्लोर अबव इट एंड सेकंड एंड सो ऑन। अनुज लिव ऑन द इवन नंबर ऑफ अ फ्लोर, तो इवन नंबर ऑफ अ फ्लोर में कौन रहता है, अनुज रहता है, ठीक है, अनुज रहता है ऑन अ इवन नंबर ऑफ अ फ्लोर, ठीक है। भोला डज नॉट लिव ऑन अ, भोला डज नॉट, क्या लिखा है, भोला डज नॉट लिव ऑन अ
ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर पे कौन नहीं रहता, भोला नहीं रहता. चंदन डज नॉट लिव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो फैजल फ्लोर्स, ठीक है. दिलीप डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 2, ठीक है. तो नंबर 2 पे कौन नहीं रहता, दिलीप नहीं रहता. ईश्वर डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द भोला. फैजल लिव ऑन देयर 3 फ्लोर्स अबव दिलीप. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें, ये जो अंडरलाइन किए सारे इंपॉर्टेंट है. तो आपको क्या पता है कि जो अनुज है वो रहता है ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर. तो इवन नंबर ऑफ फ्लोर कौन कौन से अनुज के 6 2 4 2, ये सारे इवन नंबर है. सो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पैटर्न है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है. दूसरा फिर क्या बोला, भोला डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर ऑफ अ फ्लोर, ठीक है. डज नॉट लिव ऑन द ऑड नंबर ऑफ अ फ्लोर. तो अगर ये कौन सा है भोला, तो ऑड नंबर ऑफ अ फ्लोर में नहीं रहता है वो. क्या बोला इसने, ऑड नंबर ऑफ फ्लोर पे नहीं रहता, तो इसका भी बिल्कुल ठीक है. 2 6 2 4 1 भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, ठीक है. सेकंड हम बात करें, चंदर डज नॉट लिव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो फैजल फ्लोर. तो फैजल का फ्लोर कौन सा है, फ्लोर बिलो फैजल फ्लोर. चंदन कहाँ नहीं रहता, फैजल फ्लोर के नीचे नहीं रहता. तो कहाँ पे है, चंदन डज नॉट लिव, ठीक है. 5 4 6 5, तो इसका भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिलीप, तो दिलीप क्या है यहाँ पे, दिलीप डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 2, ठीक है. तो यहाँ पे देख लो दिलीप का भी बिल्कुल सही है, ठीक है. द लास्ट वन इज ईश्वर डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द भोला. भोला के एकदम ऊपर और एकदम नीचे नहीं रहता. तो 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट है. 6 और 4 ये भी ठीक है. 2 और 5 ये भी ठीक है. 4 और 5 नहीं, ये अच्छा ये हो गया, ईश्वर तो ये हो गया ना. 2 और 3 नहीं, ये नहीं हो सकता. 6 और 3 ये हो सकता है. 2 एंड 1 नहीं, ये भी नहीं हो सकता. 4 एंड 3 ये भी नहीं हो सकता. सेकंड क्या है, फैजल लिव्स 3 फ्लोर अबव द दिलीप. तो फैजल कहाँ रहता है, दिलीप के 3 फ्लोर. फैजल लिव 3 फ्लोर्स अबव, 3 फ्लोर्स अबव. फैजल कहाँ रहता है, 3 फ्लोर ऊपर अबव दिलीप, ठीक है. तो ये फर्स्ट है, तो यहाँ से शुरू करेंगे ना, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ आएगा. ठीक है, ना हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है, ये भी ठीक है. अच्छा ये तो गलत ही हो गया है. 1 4 ये भी बिल्कुल ठीक है. 3 5 ये तो बिल्कुल गलत है. 1 3 नहीं, ये भी गलत है. सो ये कौन सा हो गया हमारा आंसर, 2 हो गया हमारा आंसर, ठीक है. जिनको डायरेक्टली पढ़, और ये कब आया था, गेट 2014 में, ठीक है. सबसे पहले जब गेट ऑनलाइन हुआ था, सबसे पहले किसमें आया था, सिविल इंजीनियर, द रॉयल सिविल इंजीनियर 2014, ये गेट में आया था. सेकंड जो क्वेश्चन है, दैट इज द हेड ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट डिजायर टू अपॉइंट 5 ऑफ अ 6 सिलेक्टेड मेंबर्स, जो कि क्या है, PQRSTU, टू अ पोर्टफोलियो ऑफ होम, पावर, डिफेंस, टेलीकॉम, फाइनेंस. अच्छा फिर उसके बाद क्या है, यू डज नॉट वांट एनी पोर्टफोलियो इफ एस गेट वन ऑफ द 5. तो यू और एस यही देख लो, यू और एस साइमल्टेनियसली साथ में नहीं रह सकते. यू डज नॉट वांट एनी पोर्टफोलियो, कोई भी पोर्टफोलियो नहीं चाहिए अगर जो एस को कोई भी 5 मिल गए, जो कि क्या है, होम है, पावर, डिफेंस है, टेलीकॉम एंड फाइनेंस है. सो यू कहाँ पे है, यू यहाँ पे है, ठीक है. क्या यहाँ पे एस है, नहीं है. यू है यहाँ पे, यस यू है यहाँ पे. यू को फाइनेंस मिल गया तो एस नहीं हो सकता, तो 3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता. सेकंड क्या है, डू नॉट एस गेट 5, आर वांट आइदर होम और फाइनेंस. अब ये देख लो, अदरवाइज और नो पोर्टफोलियो. आर को या तो होम दो या तो फाइनेंस देखो. तो यहाँ पे देखो आर को होम दे रखा है, फाइनेंस ओके, तो ये तो गलत हो गया. क्यों क्या गलत, क्योंकि आर को क्या दी थी, डिफेंस, और आर को क्या चाहिए, सिर्फ होम और फाइनेंस, सिर्फ यही 2 चाहिए उसको. और है कहीं पे आर को होम दिया है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे तो आर तो दिया ही नहीं, ठीक है. तो फर्स्ट हमारा कैंसिल हो गया. सेकंड क्या है, क्यू सेज दैट इफ एस गेट्स आइदर पावर और टेलीकॉम, क्या है, क्यू सेज दैट इफ एस गेट आइदर पावर और टेलीकॉम देन शी मस्ट गेट वन insist on the portfolio. If P gets 1 then 1. अच्छा यहाँ पे क्या है, Q says that if S gets 1 either power, या S को अगर जो पावर और टेलीकॉम मिल गया ना, तो Q बोल रहा है कि दूसरा जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे देखो S कहाँ पे है, S को क्या मिल गया, पावर, S को क्या मिल गया, पावर, और Q को क्या मिलना चाहिए, दूसरा टेलीकॉम. तो ये भी बिल्कुल ठीक है, 2 बिल्कुल ठीक है. S देखो अब कहाँ है, S को टेलीकॉम मिल गया तो Q को क्या चाहिए, टेलीकॉम और पावर, ये भी बिल्कुल ठीक है. अच्छा ये तो गलत हो गया ना, थर्ड तो गलत हो गया. Q को मिल गया होम, और Q और S को क्या मिल गया, अच्छा S नहीं है यहाँ पे, तो ये 2 हो सकते हैं, 2 और 3. अच्छा U की पावर मिल चुका है, ओके, तो 2 और 3 हो सकता है अभी, है ना. अच्छा देन शी मस्ट गेट 1, ठीक है. T इंसिस्ट ऑन अ पोर्टफोलियो इफ P गेट्स 1, T और P, तो बिल्कुल ये भी ठीक है. तो हमारा क्या क्या था, P तो हमारा गलत हो चुका है ना, फर्स्ट हमारा गलत हो चुका है, थर्ड भी हमारा गलत हो चुका है. हमारा क्या है कि R को क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले होम, तो ये तो ठीक है. S को अगर जो पावर मिल गया है, तो जो Q है, Q बोलता है मुझे दूसरा चाहिए, तो ये भी ठीक हो गया. P को क्या दे दिया, डिफेंस, और T को क्या दे दिया, फाइनेंस. यहाँ पे T इंसिस्ट ऑन अ पोर्टफोलियो इफ P गेट्स 1, तो P को डिफेंस मिल गया तो T को भी मिल गया. तो यहाँ पे T को डिफेंस मिला है, P को फाइनेंस मिला है, ये भी ठीक हो गया. R को क्या मिला, टेलीकॉम, R को टेलीकॉम चाहिए, R को क्या चाहिए,
इफ गेट फाइनेंस, यहाँ पे क्या है पोर्टफोलियो, आर वांट्स आइदर होम और फाइनेंस, नहीं हमें तो नहीं चाहिए, टेलीकॉम नहीं हो सकता आर के पास, आर के पास क्या हो सकता है, या तो होम हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है फाइनेंस हो सकता है, टेलीकॉम नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। ठीक है, समझ आया क्या लिखा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, जिन्हें आया समझ उसको ध्यान से देखो, देखो पी क्यू आर एस टी है, पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये 5 है। यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले जो आर है ना सिर्फ उससे होम और फाइनेंस ही चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सर्च करेंगे हम कि आर को कोई और तो नहीं दे रखा, अगर जो आर को कोई और दे रखा होगा जैसे यहाँ पे होम दिया है तो ये बिल्कुल ठीक है, आर को क्या दे दिया डिफेंस दे दिया, नहीं ये गलत हो गया, आर को टेलीकॉम दे दिया तो ये भी गलत हो गया। दूसरा फिर क्या बोला है कि अगर जो यू डज नॉट वांट एनी पोर्टफोलियो, इफ इसमें बोला कि फाइनेंस यू डज नॉट, यू को कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, अगर जो एस को एक मिल गया तो एस और यू क्या है, एस एंड यू साइमल्टेनियसली साथ में नहीं रह सकते, तो हमें देखना है कि एस और यू साथ में तो नहीं है कहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, एस भी है यहाँ पे और यू भी है, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट क्या दिया हमें को, हाँ दिया गेट्स 5 आइदर होम और फाइनेंस, ठीक है, एस गेट्स 5, ओके, आर वांट्स आइदर होम और फाइनेंस, ये भी हमने कर लिया, नो पोर्टफोलियो, क्यू सेज दैट इफ एस को अगर जो कुछ भी मिलता है तो दूसरा क्या चाहिए, टेलीकॉम या पावर, अगर जो उसे मिलता है एस को तो टेलीकॉम किसको जाएगा, क्यू को, अगर जब एस के पास टेलीकॉम आ गया तो क्यू के पास क्या आएगा, पावर आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, देन शी मस्ट गेट टी इंसिस्ट टू पोर्टफोलियो, अगर टी और पी साथ में रह सकते हैं और क्यू और एस भी, ठीक है, तो यहाँ पे बाकी तो सारे कैंसिल हो गए, बच्चा कौन सा, ये तो कैंसिल हो गया इसकी वजह से, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ बी है, पी और टी साथ में रह सकते हैं, ठीक है, क्यू, क्यू को मिल गया, अगर पी को कौन सा मिल जाएगा, एस गेट्स 1, अच्छा पी एस को अगर पावर मिल गया तो क्यू को क्या मिल जाएगा, टेलीकॉम मिल जाएगा, राइट। अभी क्लियर हो गया, क्या है सिविल इंजीनियर 2015 को आया था गेट, ठीक है, दिस द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि तानिया इज ओल्डर देन एरिक, क्या देखे, तानिया इज ओल्डर देन एरिक, ठीक है, तानिया इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, एरिक इज ओल्डर देन, अच्छा इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर जो पहली दो स्टेटमेंट्स ट्रू है तो जो लास्ट वन है वो क्या है, थर्ड वन इज ट्रू है कि फॉल्स है कि अनसर्टेन है कि डाटा इंसफिशिएंट है। देखो तानिया जो है वो बड़ी है किससे, एरिक से, और क्लिफ जो है वो किससे बड़ा है, तानिया से, तो क्लिफ, तानिया एंड एरिक, यही है ना। फिर ये बोले कि जो एरिक है वो बड़ा है क्लिफ से, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा इसका, टू विल बी द आंसर, राइट। बोला था अगर जो एक ही साइन हम यूज करें तो हम एक ही साइन करेंगे, जब हम टॉलर का करें तो हम, अगर जब हम ग्रेटर का करें तो हम ग्रेटर का ही करेंगे, अगर जब हम स्मॉलर का करें तो हम स्मॉलर का ही करेंगे, तो इस तरह से जो हम डाटा निकाल सकते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट निकाल सकते हैं, ठीक है, और फास्ट भी हो जाता है इस तरह से। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन एयर प्रेशर कंटूर लाइन ज्वाइंस लोकेशन इन अ रीजन हैविंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द फॉलोइंग इज एन एयर प्रेशर कंटूर प्लॉट्स ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन, कंटूर लाइन्स आर शोन एट अ 0.05 बार इंटरवल्स इन दिस प्लॉट, ठीक है, तो ये क्या है हमारी आइसोबार्स, दीज आर द आइसोबार्स, कंट्रोल लाइंस बोलते हैं वैसे, आइसोबार्स यानी इनके जो सेम प्रेशर है ना, मतलब इन इसको आप इस तरह से समझो कि आइसोबार्स है, दीज आर द आइसोबार्स, आइसोबार मींस टू से कि प्लेसेस हैविंग द सेम प्रेशर हैव बीन जॉइंड, ठीक है, बाय कंट्रोल लाइंस, दीज आर द कंट्रोल लाइंस, ये जो इनकी लाइन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.7 है, तो ये थ्रू आउट दिस, ये जो इसकी कंट्रोल लाइन है तो थ्रू आउट दिस रीजन ये क्या होगी, सेम रहेगी, और ये 0.5 इंटरवल पे है सारे, और क्या बोला है क्वेश्चन में, ये आर पी क्यू एंड एस, दीज आर द 4 रीजन्स जिनके हमको वो बताने हैं। इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थंडरस्टॉर्म इज गिवन बाय हाउ फास्ट एयर प्रेशर राइजेस और ड्रॉप्स ओवर अ रीजन विच ऑफ द मोस्टली लाइक टू हैव अ थंडरस्टॉर्म, यानी राइजली फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखा है कि राइज एंड फॉल जो मोर रैपिडली हो रहा है, इनके रेंजेस देखिए, अगर हम बात करें आर की, तो आर में कितने रेंजेस हैं, सबसे पहली बात आर के रेंजेस देखते हैं कि आर के साथ कनेक्ट कितना हो रहा है, 0.65 हो रहा है, 0.7 हो रहा है, राइट, 0.85 भी इससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसकी कितने रीजन है, 0.65 से लेकर, इसकी रेंज कितनी है, 0.65 से लेकर 0.85 तक, ठीक है, इट्स अ वाइड रेंज। अगर जब हम पी की बात करें तो पी में दो ही हो रहे हैं, एक तो 0.9 हो रहा है, एक 0.95 हो रहा है, तो इसका कितने, दो ही रेंज है, छोटा छोटा सा रेंज है इसका, 0.9 टू 0.95, ठीक है, और एस के कितने हैं, दैट इज 0.95 टू 0.9, सेम ही हो जाएगा इसकी तरफ में, और क्यू का कितना है 0.8 टू 0.7, तो दो ही इनकी दो रीजन है, एक्सेप्ट दिस आर, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, if the possibility of thunderstorm is given by how fast air pressure rise or drop over a region which of the most like to have a thunderstorm, only the R is the one region जहां पे जिसका रेंज कितना है, 0.65 से लेकर 0.85 तक, बाकी सबके क्या है, दो दो रीजन है, दो दो एयर प्रेशर के, तो आर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थंडरस्टॉर्म इज गिवन बाय हाउ फास्ट द एयर प्रेशर राइज और फॉल देन टेल अस द रीजन, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा, इसका आंसर क्या है, आर है इसका आंसर। तो बेसिकली क्या है क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर इसका सॉल्यूशन क्यों हो जाएगा, बिकॉज द राइज एंड द फॉल, बिकॉज द जो राइज और फॉल है, राइज एंड फॉल
आर मोर फास्ट इन रीजन आर, ठीक है। तो मोर थंडरस्टॉर्म हो सकता है यहाँ पे, मोर थंडरस्टॉर्म। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन समझ आया? कई बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे को क्वेश्चन में बोला है कि कुछ ऐसे एयर प्रेशर है जो कि कंट्रोल लाइन से दिखा रखे हैं और डिफरेंट लोकेशन है, जैसे कि आर पी एस एंड क्यू। मान लो ये दिल्ली है, ये कोई और है, तो साकेत है, तो ऐसे ऐसे ये रीजन है। और उस रीजन्स में हमें क्या बता रखा है कि जो एयर जो प्रेशर है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, वो कितना राइज और फॉल हो रहा है, वो ही हमें बताएगा कि वहां पे थंडरस्टॉर्म गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आर पे देखा, हमने बोला कि इसकी जो रेंज है ना वो 0.65 से लेकर 0.85 तक चेंज हो रही है, यानी इसका जो राइज एंड फॉल का जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू और बाकी सारे रीजन में। तो हम बोले कि यहाँ पे गरज के साथ बारिश पड़ने की संभावना, छींटे पड़ने की संभावना ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी होगी और बारिश भी होगी। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। अंडरस्टैंड हो रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ? राइट, समझ में आया? सो आर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन वैसे। पी क्यू एंड आर टॉक्स अबाउट द एस कार्स, यहाँ पे क्या है? एस कार्स कलेक्शन, ठीक है। ये तीन लोग हैं, तीन लोग एस कार की कलेक्शन की बात कर रहे हैं। मान लो एस क्या है? सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी बोल रहा है सबसे पहले कि एस हैज एटलीस्ट 3 कार। कितनी है? एटलीस्ट 3 कार्स है। क्यू क्या बोल रहा है कि लेस देन 3 कार्स, 3 कार से कम है उसके पास। आर क्या बोल रहा है? एस हैज एटलीस्ट 1 कार, आर बोल रहा है कि इसके पास 1 कार है। कंडीशन क्या है? ओनली वन ऑफ पी क्यू आर इज राइट, यानी पी सही हो सकता है या क्यू सही हो सकता है या तो आर सही हो सकता है। द नंबर ऑफ अ कार ओन्ड बाय एस इज या तो 0 है, 1 है, 3 है, या फिर कांट बी डिटरमाइंड है। और कांट बी डिटरमाइंड कब होगा? जब पी क्यू आर इन इन सब में से कोई दो सही हो जाए, ठीक है, या सारे सही हो जाए, तो हम बोलेंगे कांट बी डिटरमाइंड। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक चार्ट बनाना पड़ेगा, हमारे को एक टेबल बनाना पड़ेगा। चलो ऐसे बना देते हैं। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू एंड आर। पी क्या बोल रहा है? एटलीस्ट एटलीस्ट 3 कार होंगी, तो 3 कार होंगी एटलीस्ट, तो क्या बोल सकते हैं? 3 तो होगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है। और आंसर क्या है? 0 है, 1 है, 3 है, और कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों क्या बोल रहा है? लेस देन 3, लेस देन 3 कार्स, तो 0 1 2, ठीक है, तो यही हो सकता है। अगर हम बात करें आर की, तो बोल रहा है एटलीस्ट 1 कार तो होनी चाहिए, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और सो ऑन हो सकती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 0 1 2 और 3, सबसे पहली बात क्या है? क्या बोल रहा है कि पी, ये बोल रहा है कि पी स्टेट्स दैट एस हैज एटलीस्ट 3 कार्स, एटलीस्ट 3 कार्स, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है, 3 4, ठीक है। दूसरा क्या है? 0, तो 0 में ये पी बोल रहा है, 0 नहीं, पी नहीं बोल रहा है। लेस देन 3, तो 0 आ रहा है यहाँ पे, हाँ 0 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे, 0 नहीं आ रहा है, तो ये कैन बी आंसर, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। दूसरा 1 कौन बोल रहा है? ये 1 नहीं बोल रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 4 5 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है इसमें, और आर में 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, तो ये दो तो आंसर नहीं हो सकते। क्यों? पी या क्यू या आर, इनमें से सिर्फ एक ही सही हो सकता है, बाकी सब गलत हो सकते हैं, तो ये तो आंसर हमारा कभी नहीं होगा। तीसरे में क्या है? हाँ 3 कार हो सकती है, इसकी 3 कार हो सकती है, नहीं इसकी 3 कार नहीं हो सकती, इसकी 3 कार हो सकती है, हाँ ये भी सही हो सकती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा, तो ये दोनों सही, ये दोनों तो गलत हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और क्या बोला यहाँ पे? कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक ही सही हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो एस के पास कितनी कार्स है? एस का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 विल बी द आंसर। एस के पास क्या है? अभी कोई भी कार नहीं है, अभी वो पढ़ रहा है, अभी वो तैयारी कर रहा है। अब समझ आया क्वेश्चन क्या था? किसी को समझ ना आए तो मैं दोबारा से बताता हूँ कि हमें क्या बोला कि 3 लोग बात करें, और 3 लोग बात करें तो वो बोले कि एस के पास कितनी कार्स है। मान लो 3 लोग बात कर रहे हैं और वो बोले कि 3 लोग कि एस के पास कितनी कार्स है, तो एक ने अंदाजा लगाया कि एस के पास ना कम से कम 3 कार्स है, यानी 3 से ज्यादा ही है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो सिविल इंजीनियर है, और वैसे ही उसके पास कितने 2 अपार्टमेंट आ गए, चंडीगढ़ में 2 अपार्टमेंट ले लिए उसने, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि उसके पास 3 कार्स है, 3 कार्स हो सकती है, पी बोला कि उसके पास 3 कार्स हो सकती है। ये क्या है? ये है हमारा क्यू। तो क्यू बोला है कि नहीं नहीं उसके पास 3 कार नहीं है, उसके पास 3 कार से कम कार है, तो ये बोला है कि अच्छा 3 कार से कम कार है, हाँ। और आर जो बोला है कि वो बोला है कि एटलीस्ट उसके पास एक तो कार होगी। फिर क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही सही हो सकता है। अगर जो 2 सही होंगे तो हम कांट बी डिटरमिनेंट लिख देंगे, या तीनों सही होंगे तो हम कांट बी डिटरमिनेंट लिख देंगे। तो हमने बात की ऑप्शन से ही देख के कि 0, हमारे को क्या बोला कि 0 1 एंड 3, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे 0 1 एंड 3 और कांट बी डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इन सब की जो भी हमने स्टेटमेंट ली है उनसे हमने क्या निकाल दी? न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल दी। एटलीस्ट कम 3 तो होनी चाहिए उसके पास, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, तो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो बोला कि 0 कार्स है। सबसे पहले क्या आंसर आया हमारा कि 0 कार्स है। तो देखो पी तो ये स्टेट नहीं कर रहा है कि वो 0 कार है, पी तो बोल रहा है कि 3 4 5 तो होगी उसके पास। सिर्फ और सिर्फ ये क्यू ही बोल रहा है कि उसके पास ना 0 कार हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि क्यू, हाँ क्यू ठीक बोल रहा है, क्यू क्यू क्या बोल रहा है कि 0 कार हो सकती है उसके पास, तो हम बोलते हैं कि क्यू हमारा सही है। जब हम बोल रहे हैं आर, तो आर बोल रहा है कि नहीं नहीं उसके पास 1 कार तो होनी चाहिए, तो वो 0 तो स्टेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा।
और हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे कि पी क्यू या आर में से सिर्फ एक ही सही होगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है कि क्यू जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी दोनों गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी एस के पास कोई भी कार नहीं है, राइट। और सच्चा और ईमानदार सिविल इंजीनियर है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी लुक एट क्यू, पी ने क्यू को देखा, ठीक है, और पी क्या है, मैरिड, राइट। फिर बोला क्यू लुक एट आर, क्यू ने आर को देखा, जहां पे आर क्या है, अनमैरिड, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पीपल इन विच मैरिड पर्सन देख रहा है लुकिंग एट एन अनमैरिड पर्सन। सबसे पहली बात हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पीपल जहां पे मैरिड पर्सन देख रहे हैं किसको, अनमैरिड पर्सन को, और ऑप्शन कहती है 0 1 एंड 2 एंड कांट बी डिटरमिन्ड। तो हमें क्या बताया कि पी लुक, ओके, तो हम क्या सोच सकते हैं, हम यूज्यूम कर सकते हैं क्यू पहले तो मैरिड होगी, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, पी अनमैरिड। दो ही केस हो सकते हैं ना, पी मैरिड है, अगर जी हमें क्या पता है कि पी देख रहा है किसको, क्यू को, और क्यू देख रहा है किसको, आर को। इन द केस ऑफ मैरिड तो पी भी क्या है, मैरिड ही है, और क्यू क्या है, क्यू भी मैरिड है, और आर क्या है, अनमैरिड। दूसरा क्यू क्या है, अनमैरिड, तो पी किसको देख रहा है, क्यू को देख रहा है, जो कि क्या है, अनमैरिड है, और पी क्या है, मैरिड है। इन द केस ऑफ क्यू लुकिंग एट आर, आर क्या है, अनमैरिड, और क्यू भी क्या है, अनमैरिड। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या पता है कि हमें जो रिजिड इन्फॉर्मेशन दी है, पहले तो उसे ध्यान से देखो, क्या दिया है कि पी क्या है, मैरिड है, आर क्या है, अनमैरिड है। दूसरा, अब हमें नहीं पता कि क्यू मैरिड है कि क्यू अनमैरिड है, ताकि हम एक कंक्लूजन में पहुंच सके ना। तो हमने क्या किया कि हमने एक अजम्पशन ले लिया, जहां पे हमने सोचा कि चलो क्यू को मैरिड लेते हैं और क्यू को अनमैरिड लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा है और दोनों में अलग अलग है, अगर दोनों में हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे, तो हमें कांट बी डिटरमिन्ड, भाई हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि क्यू मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन देता है तब तो हम झट से निकाल लेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि क्यू मैरिड है कि अनमैरिड है। तो हमने कुछ, हमारे को तो ये पता नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, अजम्पशन कर लिया। तो अजम्पशन में सबसे पहले हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, हमारे को फाइंड आउट क्या करना है इसमें, ये भी देख लो कि नंबर ऑफ पेयर बता दो भाई, जो कि मैरिड पर्सन देख रहा है अनमैरिड पर्सन को, ठीक है। तो हमने बोला कि क्यू तो मैरिड है, ये तो हमने अजम्पशन ले लिया, एक अज्यूम यहाँ पे कर लिया हमने। हमने बोला क्यू मैरिड है या तो क्यू अनमैरिड है। तो इन द केस ऑफ मैरिड हमें क्या पता है कि मैरिड मैरिड ये तो पेयर नहीं बना, मैरिड और अनमैरिड तो ये एक पेयर बना। सेकंड, मैरिड और अनमैरिड ये एक पेयर बना, अनमैरिड और अनमैरिड ये भी पेयर नहीं बना, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, मैरिड पर्सन जब देख रहा है किसको, अनमैरिड पर्सन को देख रहा है, ठीक है। और ये मत सोचना कि भाई पी ने आर को क्यू की नजर से देखा, ऐसे भी दिमाग नहीं लड़ाना है, बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है जो कि रिजिड इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ उसी से आपको ये सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, दोनों केस में आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो आई कैन से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर जी यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर जी 1 ना आता, ये दोनों इक्वल्स नहीं आते, तो हम बोलते कांट बी, कैन नॉट डिटरमिन, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो जो रिजिड इन्फॉर्मेशन दी है उसको तो कभी चेंज नहीं करना, पर आप एक अजम्पशन ले सकते हैं जहां पे आपको सिंपली पता है कि दो ही हम आपको अज्यूम करनी है, या तो मैरिड होगा या तो अनमैरिड होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एल्जेब्रा, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एप्टीट्यूड, फॉर एप्टीट्यूड, ठीक है। गेट और ईएससी में इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, गेट प्लस ईएससी दोनों में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मुलेस, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, राइट। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, राइट। जो सेकंड डेरिवेटिव होता है एक्स, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन द 0, ठीक है, इफ पॉजिटिव, इफ पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए इसका, लेस देन 0, इफ नेगेटिव तो केस क्या हो जाएगा, मैक्सिमा का केस हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब इसको मैं और बताऊं, इसको 0 ओके मिनिमम, ठीक है। सेकंड जो हमारे फॉर्मुलेज होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए द लॉगरिथम वाले फॉर्मुलेज। फर्स्ट, द लॉग m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m, ठीक है, ये आपने पहले से पढ़े होंगे। सेकंड इज log m इंटू n कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक log m प्लस log n। थर्ड इज log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, ठीक है, आपने पढ़े होंगे ये वाले। फोर्थ इज द log, ठीक है, log m with the base n, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक log m अपॉन log n, राइट। ये हो गया हमारा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप m को आप नीचे ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log m अपॉन log n, ठीक, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक 1 अपॉन log, इसको क्या, अगर m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, n अपॉन m, सो आई कैन से n, ओहो गलत हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log n अपॉन m आ जाएगा, क्योंकि m हमने नीचे ले आया ना, सो आई कैन से log n अपॉन m,
इफ लॉग m विद द बेस n को हम क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n, तो log n विद द बेस m को क्या लिख सकते हैं हम, log n अपॉन m। समझ आ गया? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर इसको अगर मैं कंक्लूजन में लिखूँ तो आई कैन से log n m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log m, log n with the base m, log m with the base n, log m with the base, log m n with the base m। ठीक है, दिस इज द, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिस जिनको जो जो फॉर्मूले पता है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, जिसको फॉर्मूले जो वाले में नहीं पता है बस वो लिख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ, दैट इज इफ आई कैन राइट a की पावर x इज इक्वल्स टू p। ठीक है, और log को मैं दोनों साइड log मल्टीप्लाई log on both side, so I can say log a की पावर x इज इक्वल्स टू log p। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x log a which can be written as log p। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू log a p, राइट? इस तरह से लिख सकता हूँ, जहाँ पे क्या है, राइट? सिमिलरली जैसे मैं log n m को क्या लिख सकता था मैं, log m अपॉन log n, राइट? सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log p अपॉन log a को क्या लिख सकता हूँ मैं, log a p, राइट? इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया, राइट? नेक्स्ट, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ log p हाफ ऑफ log q इज इक्वल टू 1/3 ऑफ log r। सो सिंपली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे बोला फाइंड विच वन इज ट्रू, p का स्क्वायर q क्यूब r स्क्वायर, q का स्क्वायर p इंटू r, r इज इक्वल टू p का स्क्वायर q का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है q का स्क्वायर r क्यूब मल्टीप्लाई बाय p। तो इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं, इफ आई एम राइटिंग, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को आई कैन राइट p इज इक्वल्स टू, अच्छा इस तरह से लिख सकते हैं, log p इज इक्वल्स टू log अंडर रूट क्यू इज इक्वल्स टू log r की पावर 1/3। इस तरह से लिख सकते हैं ना, पावर कहाँ आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये पावर ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 1/3, राइट? सिमिलरली हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर किस तरह से लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू इज इक्वल्स टू r की पावर 1/3। ठीक है, p बराबर है q के, q बराबर है किसके, r के। तो कोई भी वैल्यूज डाल दो, अगर p को मैं 2 डाल दूँ, तो अगर मैं p को 2 डाल दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और r कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तभी ये सारे बराबर होंगे ना, दिस विल बी 2, दिस ऑल्सो विल बी 2, दिस विल बी ऑल्सो 2। ठीक है, तो फाइंड आउट करो यहाँ पे वैल्यू, सबसे पहले हम कहाँ डालते हैं, इसमें फर्स्ट में डालते हैं। सो अगर मैं p की वैल्यू 2 डाल दूँ तो आई कैन से, तो p की वैल्यू क्या, इफ आई पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन, पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाल दो 2, तो आई कैन से 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू, यस ओके, 2 का स्क्वायर, राइट? तो ये क्या बराबर होंगे, सो दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दिस इज ओनली 4, राइट? 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 32, तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल के देखो, सेकंड में डाल के देखो, क्यू का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू, क्यू का स्क्वायर दैट इज 4, नहीं 2 अंडर रूट 4 है ना, सो आई कैन से 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर कितना है, दैट इज 2 का स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड में डालो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 2, राइट? लेकिन फोर्थ में डालो तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4, तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा क्यू का स्क्वायर, एंड दिस वन इज इनकरेक्ट, यही होगा सही, सिर्फ आंसर 2 ही इसका आंसर सही होगा, राइट? समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि log p इज इक्वल टू दिस एंड दिस, इसको मैंने रिजॉल्व किया, और फिर मुझे पता क्या चला, log p इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू एंड r इज इक्वल टू 1/3, राइट? फिर हमें क्या पता चला कि p q r बराबर कब होंगे, जब p की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, या तो 2 होगी या तो 3 वाला लिखो, 3 9 और 27, राइट? उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, p q और r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इन सब इक्वेशन में डाला तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ओनली यही वाली सेटिस्फाई कर रही है। क्या है यहाँ पे, q का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, p कितना है, p है हमारा 2, r कितना है दैट इज ऑल्सो 2, सो हमारा क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। और जिस पे भी डालूंगा, अगर मैं 2 की स्क्वायर डालूंगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे तो 4 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि पावर हायर है, यहाँ पे भी कभी नहीं आएगा, यहाँ पे भी कभी नहीं आएगा, तो ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और 2 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि log p इज इक्वल टू log p अपॉन y माइनस जेड, log q इज इक्वल टू z माइनस एक्स, log r अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, जहाँ पे x y z क्या है वो बराबर नहीं है, एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p q r,
प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर निकालना है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर कैसे निकाल सकते हैं, जैसे लॉग एम प्लस लॉग एन को किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग एम एन इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन सब का अगर मैं पॉजिटिव कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो डेफिनेटली अगर जो मुझे लॉग पी निकालना है तो वो क्या होगा, 10 इंटू वाई माइनस जेड, लॉग क्यू क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, और लॉग आर किन हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये अलग अलग है ना, अलग अलग लिख रखे हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल लॉग पी इज इक्वल्स टू 10, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ताकि मैं इन सबको क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं इसको आंसर को किस तरह से करूँगा, फॉर द सॉल्यूशन पार्ट आई कैन राइट लॉग पी क्या हो जाएगा 10 वाई माइनस जेड, यही है ना, वाई माइनस जेड। लॉग क्यू क्या हो जाएगा, आई कैन राइट 10 जेड माइनस एक्स है ना, जेड माइनस एक्स। और लॉग आर क्या हो जाएगा, दैट इज लॉग है, ठीक है, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। और मुझे क्या करना है, इन सबको प्लस करना है ताकि मैं लॉग पी क्यू आर निकाल सकूँ। तो आई कैन से लॉग पी क्यू एंड आर कैन बी रिटन एज 10, 10 कॉमन आ जाएगा ना, बचेगा क्या अंदर, वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अब जो कट रहा है उसे काट दो, वाई वाई से कट रहा है, माइनस जेड जेड से कट रहा है, पॉजिटिव जेड से कट रहा है, माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स से कट रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो आई कैन से log p q and r is equals to 10 into 0 which will be equals to 0, right। और for the p यहाँ पे क्या जाएगा, log p q r is equals to 0, right। और 0 क्या होता है, 0 लिख सकते हैं हम log 1, log 1 क्या होता है 0, so I can write p q r is equals to 0 because log 1 क्या होता है, that is 0, so p q r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, so answer will be 0, ठीक है। 0 फॉर log पी क्यू आर, लॉग पी क्यू आर ही फाइंड आउट करने को बोला था ना मेरे को, क्या फाइंड आउट करने को बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट पी क्यू आर। अच्छा पी क्यू आर बोला था, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। लॉग पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लॉग पी क्यू आर 0 हो गया तो लॉग 0 कितना होता है, लॉग 1 कितना होता है, दैट इज 0, सो आई कैन से आंसर क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू आर, राइट 1, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्या मिला, लॉग पी क्यू आर क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0, ये बात बिल्कुल सही है। जहां पे हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो लॉग 0 क्या हो जाएगा, तो लॉग 0 होता है दैट इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द पी क्यू आर विल बी द 1, राइट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या लिखा है, 1/1 प्लस लॉग यू वी डब्ल्यू यू लॉग वी, ये किसके बराबर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने बोला था कि लॉग एन, एम को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/log एम एन, इस तरह से लिख सकते हैं। और किस तरह से लिख सकते हैं हम, log एम अपॉन एम log एन। सिमिलरली हम log यू वी को क्या लिख सकते हैं, log यू वी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, दैट इज log वी डब्ल्यू अपॉन log यू, इस तरह से लिख सकते हैं ना। जिस तरह से हमने ये लिखा log एन क्या है, बेस नीचे आ गया, एम ऊपर आ गया, सो यहाँ पे जो बेस है वो नीचे आ गया और जो ये है वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सबको लिख देंगे और इन सबको हम क्या एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सो आई कैन से यहाँ पे क्या है 1 प्लस log वी डब्ल्यू अपॉन log यू, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 1/1 प्लस log, यहाँ पे क्या था यू डब्ल्यू डब्ल्यू यू अपॉन log वी लिख सकते हैं, प्लस 1/1 प्लस log वी यू अपॉन log डब्ल्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर जब मैं इसका एलसीएम ले लूँ यहाँ से यहाँ को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 1/log यू प्लस log वी डब्ल्यू, ठीक है, अपॉन अपॉन का ऊपर आ जाएगा दैट इज log यू आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा log वी अपॉन log वी प्लस log डब्ल्यू यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा log डब्ल्यू अपॉन log डब्ल्यू प्लस log वी यू, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या है, सेम है, तो कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ आया क्या लिखा मैंने। अगर जब मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लॉग, इन सबको क्या लिख सकता हूँ, अगर इन सबको मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, log यू log वी log डब्ल्यू लिख सकता हूँ ना मैं, और अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, इन सबको प्लस करके क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, दैट इज log यू वी डब्ल्यू, और ये दोनों क्या है सेम है, तो ये क्या कट जाएंगे,
सो आंसर क्या आ जाएगा, 1 विल बी द आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ये जो कर्व्स दे रखे हैं, रिप्रेजेंट द फंक्शन यानी y इज इक्वल टू ln, दिस इज द ब्रैकेट्स, मॉड e टू द पावर साइन मॉड x, ठीक है, फॉर x इज लेस देन 2 पाई, ठीक है, जहां पे क्या बोला है, हेयर x रिप्रेजेंट द एब्सिसा यानी हॉरिजॉन्टल और ऑर्डिनेट मींस द वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हमें को 4 ऑप्शन दिए, जहाँ पे हमें क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, फाइंड आउट कौन सा कर्व जो है वो इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कर्व रिप्रेजेंट दिस फंक्शन, इस फंक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सबसे पहले हमें क्या पता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ln, क्या दे रखा है यहाँ पे, ln मॉड e साइन x, राइट, मॉड इस तरह से दे रखा है, क्या देगा, साइन x मॉड, इसका भी मॉड है, ठीक है, दिस इज बीन गिवन टू अस. तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, अगर जब हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एल ई टू द पावर एक्स, आई कैन राइट लाइक दिस, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ln e विच इज इक्वल टू x विच इज द आइडेंटिटी x, इट्स अ आइडेंटिटी x. सिमिलरली अगर यहाँ पे x की जगह हम sin x लिख दे तो क्या हो जाएगा, ln e टू द पावर sin x विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ sin x, राइट, क्या है ln ex क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, तो जो भी ये पावर है वो क्या होगी, डाउन होगी, और यहाँ पे क्या मॉड है, तो मॉड का क्या हो जाएगा, ये मॉड है सारा, सो दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू मॉड, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जितनी भी नेगेटिव टर्म्स है, जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. मॉड का यही मतलब होता है ना कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है तो सारी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. तो साइनोसॉइडल एक्स इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज जीरो, सो हम वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द जीरो, दिस दिस दिस, ये साइन का होता है, इसको एक और ले लो, साइन का होता है ये. सो हमें क्या पता है, जो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू जीरो के नीचे क्या होती है, माइनस वाई, तो माइनस वाई क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है वो सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. सो आई कैन से जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है, ये नेगेटिव वैल्यूज है, राइट, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. सो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. सो ये नेगेटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. सो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, ये इस तरफ को पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट. तो नेगेटिव वैल्यू सारी क्या होगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी. तो ऑप्शंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ नेगेटिव है ताकि हम उसको निगलेक्ट कर सकें. सो नेगेटिव कहाँ है, ये जीरो है, जीरो ऑर्डिनेट्स के नीचे क्या है, नेगेटिव है, सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. ये भी क्या है, जीरो, जीरो से नीचे क्या है, नेगेटिव है. ये क्या है, जीरो से ऊपर ये दोनों, ये और ये सी एंड डी, तो इन दोनों में से आंसर होगा. अगर मैं नेक्स्ट क्या देखता हूँ, इफ आई पुट x इज इक्वल टू जीरो, अगर जब मैं x को जीरो पुट करता हूँ तो मुझे क्या पता है कि ln e साइन x, साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, राइट. आई कैन से x को मैं जीरो पुट कर रहा हूँ ना, इफ आई पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो क्या होगा, साइन जीरो विल बी जीरो, राइट. तो अगर ई की पावर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पूरा जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर जीरो क्या है, दैट इज इक्वल टू वन, है कि नहीं. तो आई कैन राइट ln e की पावर जीरो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक ln वन, और ln वन क्या होता है, जीरो, तो ln वन क्या हो गया, जीरो. इसका मतलब क्या है, हमें क्या दिया था, दिस इज इक्वल टू वाई, हमें क्या पता है कि x अगर जब हमने जीरो पुट किया, यहाँ पे जीरो पुट किया, यहाँ पे क्या वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ln वन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो y भी क्या हो गया, जीरो. तो ये दोनों ऑर्डिनेट्स क्या है, ओरिजिन के ऑर्डिनेट्स है. सो सिंपली मुझे क्या पता है कि जहां पे भी ओरिजिन आ रहा है, यहाँ पे ओरिजिन आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जीरो आ रहा है, और जीरो के ऑपोजिट दोनों साइड में, तो सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सो हमारा जो सी है, सी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे फंक्शन को, सी इज रिप्रेजेंटिंग द दिस फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. Alright, let's move to the next question. What is the next question? Yes, here it is. The variable cost, ठीक है, the variable cost of a manufacturing a product, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज बीन गिवन विद द इक्वेशन v इज इक्वल टू 4q, जहां पे q क्या है, एक क्वांटिटी है, प्रोड्यूस, क्वांटिटी प्रोड्यूस. द फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ अ सेम प्रोडक्शन ऑफ अ सेम प्रोडक्ट रिड्यूसेस विद q अकॉर्डिंगली टू द इक्वेशन, जहां पे f क्या है, 100 बाय q, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ठीक है. सो टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पे, total cost is equals to, here it is given as total cost is equals to variable plus fixed cost. variable को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है,
4Q प्लस F क्या है यहाँ पे 100 अपॉन Q. So this is the total cost. We have to find the maxima और minima, right? यहाँ पे गिवन क्या है हमारे को, द मिनिमम द कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्शन ऑफ मिनिमम ऑफ द कॉस्ट ऑफ. तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट, आई कैन राइट व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4. व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग लिस्ट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 बाय Q स्क्वायर, राइट. तो आई कैन राइट फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 100 अपॉन Q का स्क्वायर. और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट. Q क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5, राइट. और Q क्या है यहाँ पे, Q इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस. तो क्वांटिटी प्रोड्यूस तो माइनस हो सकती है कोई भी क्वांटिटी, नहीं. सो Q हमारा क्या होगा 5, राइट. आंसर क्या है हमारा, तो 5 इज द आंसर, ठीक है. नो नीड टू चेक फॉर द सेकंड डेरिवेटिव. अगर जो देखना ही है, अगर ये एक ही क्वांटिटी है तो एक ही क्वांटिटी के लिए कोई जरूरत नहीं हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए. अगर किसी को ज्यादा ही करनी है तो कर सकते हैं. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 100 इंटू 2 अपॉन Q का क्यूब, ठीक है. विच इज इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या है मिनिमम हो जाएगा. मिनिमम का केस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट. तो यही हमारे को क्वेश्चन में दिया था कि हाउ मेनी शुड बी प्रोड्यूस टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ठीक है. ये हमारा हो गया. सिंपली अगर जो हमें यहाँ पे एक से ज्यादा क्वांटिटी आती तो हम क्या करते, उसे एज डबल, उसको डबल डेरिवेटिव भी निकालते. पर डायरेक्टली हमें को एक ही क्वांटिटी थी तो हमने निकाल दिया. और माइनस क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज द क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है. तो दिस विल बी द आंसर, 5 इज द आंसर. ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट फंक्शन. देखो कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है दैट इज कॉस्ट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इन अ फर्म. कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, इज गिवन बाय 5Q स्क्वायर, ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज 5Q स्क्वायर where Q is the amount of production. amount of production यानी number of units, number of units manufacture, ठीक है, number of unit manufacture. The firm can sell the product at a marketplace of 50 rupees per unit. एक यूनिट कितने का बेचता है 50 रुपीज का, ठीक है. वन यूनिट is of 50 rupees. The number of a unit to be produced by the firm industry से such that the profit is maximized for. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक यूनिट कितने का बिकता है, एक यूनिट यानी 50 रुपए में एक प्रोडक्ट क्या होता है, सेल होता है. एक प्रोडक्ट सेल होता है. तो एक प्रोडक्ट 50 रुपए में सेल होता है तो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर कितना हो जाएगा 50 इंटू Q, राइट. होगा कि नहीं. और हमें क्या पता है प्रॉफिट क्या, यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है. तो प्रॉफिट होता क्या है बेसिकली, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या है 50Q, कॉस्ट प्राइस क्या है 5Q स्क्वायर, राइट. हमें क्या निकालना है DP अपॉन DQ, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 50 माइनस 10Q विल बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे Q क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है. इसके हम सेकंड डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 5, ठीक है. और जिसको करनी है वो कर भी सकता है. मैक्सिमम और मिनिमम होता होगा हमें क्या पता, हम सेकंड उस पर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डी का स्क्वायर P अपॉन DQ का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू -10. ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -10. तो ये क्या है, दैट इज लेस देन 0. सो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, नेगेटिव आ गया ना. तो क्या हो जाएगा वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा. और यही तो यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज. तो यहाँ पे क्या है सेकंड डिफरेंशिएशन इज कमिंग आउट टू नेगेटिव विच इज लेस देन 0. सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज बी नोन एज अ GP, ठीक है. तो GP की डेफिनेशन क्या है, GP इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेशियो, ठीक है. इसको कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है. कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेशियो एंड शुड come out to be constant, ठीक है, constant, that is R, common ratio R. Similarly हम क्या लिख सकते हैं, AR1 AR2 और AR³ and so on, ठीक है. यहाँ पे R की पावर कितनी 0. बेसिकली हम 3-4 फॉर्मूले लिख सकते हैं. दैट इज द सम ऑफ GP. सम ऑफ GP कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, A अपॉन 1 माइनस R टू द पावर n, दैट इज द कॉमन रेशियो 1 माइनस R. A क्या है फर्स्ट टर्म इज बीइंग नोन एज A.
आर इज द कॉमन रेशियो एंड एन इज द nth पावर, कितनी कितनी टर्म्स तक जा रही है ये, ठीक है। फॉर द केस इफ आर का जो मॉड है वो क्या है, लेस देन 1 है, आर मॉड इज लेस देन 1, दिस इज 1, ठीक है। जितनी भी सम है जीपी की वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द आर लेस देन 1 इन द केस ऑफ सम ऑफ जीपी, इन द सम ऑफ जीपी a r to the power n minus 1 upon r minus 1 if it is reverse r is greater than 1, ठीक है। तो सम ऑफ जीपी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर आर कॉमन रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हम इस तरह से किसी भी जीपी का जो सम है वो हम इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या हो जाएगा, a की पावर a 1 माइनस r फॉर इफ r इज लेस देन 1, ठीक है। सो r इज लेस देन 1, सो दीज आर द थ्री फॉर्मुलाज जो कि हम करेंगे। बेसिकली जो सम ऑफ इनफिनिट जीपी होता है ना वो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं होता है, क्यों, फॉर r ग्रेटर देन 1, r ग्रेटर देन 1 के लिए अभी हमने r क्या लेस देन 1 के लिए लिया है, और ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा, r इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इन द केस ऑफ कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, लेस देन 1 है इन द केस ऑफ इनफिनिट जीपी, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि जो r है इफ r इज ग्रेटर देन 1 ना, सो इट विल टेंड्स टू इनफिनिट, ये बहुत ज्यादा इसकी हाई वैल्यू हो जाएगी, यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर जो बहुत ज्यादा हाई होगी तो आपको पता है कि जो वैल्यूज इफ दे आर गोइंग टू बी हाई, सो जो इनफिनिट जीपी है ना वो पॉसिबल नहीं होगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल, सो आर विल ऑलवेज बी लेस देन 1, एक बात ये जान लो, ठीक है। दीज आर द थ्री फॉर्मुलाज जो कि आपको काम आएंगे अभी। सो क्या है, हमने तो यही पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेशियो, और हमने कुछ फॉर्मुले पढ़े, इनका इस्तेमाल करेंगे हम, तो हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्योर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। अगर इसमें लिखना है तो एक नोट पॉइंट लिख लो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नोट पॉइंट, तो आई कैन से कि द सम ऑफ इनफिनिट is not possible अगर r greater than 1 हो जाए, it will tends to infinite, ठीक है। कॉमन रेशियो विल टेंड्स टू इनफिनिट, इस वजह से क्या है, r is always less than 1 in the case of sum of infinite GP, ठीक है। इन दो केस को तो हमने बात करी थी, इसकी बात की। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द क्वेश्चन क्या है हमारे पास दिया हुआ, क्वेश्चन है कि अ बॉल इज ड्रॉप है फ्रॉम अ हाइट ऑफ अ 900 मीटर, ठीक है। 900 मीटर से हमने एक बॉल छोड़ी एंड इट रीबाउंड्स, यानी टप्पा मीन्स कि वो कहीं पे बच के वापस आ रही है, ठीक है। इट रीबाउंड्स टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट, उसकी अपनी जो हाइट थी उसकी 900, ठीक है। अब वो कितनी हो जाएगी 2/3 विच इज इक्वल टू 600, है कि नहीं। 900 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कितना आ जाएगा, है कितना आ जाएगा, दैट इज 600, तो 600 हाइट होगी अब उसकी। अच्छा एवरी टाइम हो रही है, ठीक है। अब एवरी टाइम हो रही है 600 का कितना हो जाएगा 2/3 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 400, 200 कितना हो जाएगा, ये 400 हो गया। फिर और ऐसे ही एवरी टाइम हो रहा है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बाय अ बॉल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, टोटल पहला कितना है, हमने ड्रॉप की ना ये कहीं से, तो यहाँ पे मान लो वो ड्रॉप की है, तो यहाँ से जो मैंने ड्रॉप की तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 900 करेगी, फिर वो 2/3 करेगी, 900 एक बार टप्पा खागी ना, फिर 2/3 करेगी, अब कितना करेगी 600 नीचे से, अब यहाँ को आएगी तो वो 600 आएगी, फिर वहां से टप्पा खाएगी, फिर दोबारा से नीचे को आएगी, तो क्या है 2 बार 600 है। सिमिलरली अब 600 अब 400 होगा, तब नीचे आ गई तो फिर दोबारा से कितना होगा 400 होगा, ठीक है। 400 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 400, 2 बार 400 हो जाएगा, और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। टेंस टू इन्फिनिट होगा, क्योंकि किसी भी चीज का 2/3 करते रहोगे तो वो क्या होगा, वो टेंस टू इन्फिनिट होगा, ठीक है। वो नेगेटिव, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। सो आई कैन से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो आई कैन राइट फॉर द जीपी, हमें क्या वैल्यू पता है कि जो 900 है वो तो एक टॉप हाइट से हमने फेंका है, 900 तो एक बार ही है ना, आई कैन नॉट राइट 900 इंटू 200, क्यों, क्योंकि इट इज बीइंग ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 900, और वो हर बार कितना 2/3 क्या कर रही है, हमेशा रिबाउंड कर रही है, 2/3 हमेशा रिबाउंड कर रही है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। सो आई कैन राइट फॉर द जीपी, इसकी जीपी क्या लिख सकता हूँ मैं, 900 प्लस 2 ऑफ 600, ठीक है। पहला कितना था 600 था, प्लस 2/3 ऑफ 600, 2/3 ऑफ 600 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 400 होगा, राइट। सिमिलरली 2/3 का स्क्वायर ऑफ 600 प्लस सो ऑन, राइट, राइट, 400 हो जाएगा। सो फॉर द इन्फिनिट जीपी के लिए अभी हमने फॉर्मुला पढ़ा था, क्या फॉर्मुला था वो, द सम ऑफ इन्फिनिट जीपी के लिए क्या फॉर्मुला था, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कॉमन रेशियो इस केस में क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा 2/3, आर क्या होता है 2/3 इंटू 600 अपॉन 600, 600 कट के क्या बच गया 2/3। सिमिलरली अगर इसके लिए भी निकालना तो क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर इंटू 600
अपॉन 2/3 इंटू 600, तो ये कट गया 600 600, ये इसके कट गया तो 2/3 आएगा, तो कॉमन रेशियो 2/3 आएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज दिस 600, तो आई कैन राइट फॉर द इनफाइनाइट जीपी हम क्या लिख सकते हैं, 900 प्लस 2 अपॉन 600 अपॉन 1 माइनस 2/3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4500 मीटर्स, विच आई कैन राइट 4.5 किलोमीटर, ठीक है। पर कई बच्चे क्या कहते हैं इसमें, कई बच्चे सोचते हैं कि ये वाला चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, इफ द बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, तो ये ध्यान में रखना है कि जो बॉल है वो ड्रॉप्ड हुई है, ठीक है, ना ही वो नीचे से थ्रो की है। यहाँ पे अगर थ्रो का केस होता फिर क्या हो जाता, इफ द बॉल वॉज थ्रोन फ्रॉम द बॉटम, सेकंड केस क्या हो सकता था, if the if the ball was thrown from the bottom, तो उस केस में आंसर क्या हो जाता, आंसर विल बी चेंज, आंसर क्या हो जाता, 2 इंटू 900 प्लस 600 प्लस 2/3 ऑफ 600 है, प्लस 2/3 का स्क्वायर ऑफ 600, ये कितना है, दैट इज 400, और ये कितना है 266.6 बार समथिंग समथिंग है ना, प्लस सो ऑन, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी का क्या हो जाता है हमारा, 2 इंटू कितना है 900 इंटू 1 माइनस 2/3, ये क्या हो जाता है आंसर, दैट इज 5400 विच विल इक्वल टू 5.4 किलोमीटर, ठीक है, अगर जो बॉटम से होता तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और एक बात है कि ये वाले पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, जो जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग होते हैं ना क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डीपली अगर पढ़ोगे तो आंसर निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इफ द बॉल इज बीन ड्रॉप, और हर टाइम क्या हो रही है, टप्पा खा के वो 2/3 ऑफ हाइट उसकी हमेशा कम होती जा रही है, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 4.5 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 4500 मीटर, अब जिस पे भी आंसर आ जाएगा, राइट, इस तरह से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पता लग गया ना क्या निकालना है, 500, ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 27, और 27 2 कितना होता है 54, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। इसमें एक नोट पॉइंट लिख लो कि हमने इनफाइनाइट, कई बच्चों को क्वेश्चन होता है कि वाई वी यूज इनफाइनाइट जीपी, तो यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ कि वी हैव यूज सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिकॉज जो 2/3 है ना ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, कब होगा जीरो, इट विल टेंड्स टू जीरो एट इनफाइनाइट ओनली, thus we use gp of infinite, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देयर आर द टू कैंडिडेट्स, ठीक है, दो कैंडिडेट्स है, कौन कौन है, पी एंड क्यू, इन एन इलेक्शन ड्यूरिंग कैंपेन 40% ऑफ द वोटर, अच्छा दे आर द टू कैंडिडेट्स पी एंड क्यू, जिसमें से ड्यूरिंग अ कैंपेन 40% ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर अ पी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 40%, ठीक है, मान लो जो टोटल है, अभी के लिए हम क्या मान जाते हैं 100 मानते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 100, 40% अगर जो यहाँ पे गए तो रेस्ट विल बी गोइंग टू द 60, राइट, यहाँ पे क्या लिखा है 40% ऑफ वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर अ पी एंड द रेस्ट फॉर द क्यू, रेस्ट कितने हो गए 60 फॉर द क्यू, हाउएवर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन 15% ऑफ अ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर अ पी, ठीक है, 40% का 50 कितना हुआ, 15 बोला ना, 15% इज वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस, ओके, वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस, यानी 40 का 15%, 14 का 15%, 14 का 15% कितना हुआ 6 विल बी देयर, went back on their promise to vote for a P, instead vote for a Q, instead vote for a Q, Q के लिए यानी माइनस 40% 16 का, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 0.25 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6, ठीक है, जो जो लोग 15% है ना, 15% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर अ पी एंड है ना, इंस्टेड वोटेड फॉर अ क्यू, 25% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर अ क्यू, ठीक है, 20% किसका, इसका कितना है 25% वोट फॉर 25% ऑफ द वोटर बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर अ क्यू, ओके, ठीक है, 0.25 वेंट बैक ऑन अ प्रॉमिस, ठीक है, विच इज इक्वल टू 15,
24 and went back on a promise or a Q. Instead voting for a P. Okay, instead voting for a P minus that will be equals to 15, which is equals to 16 into 0.25, right? Instead voting for a P. Suppose P जो है वो lost by 2 votes, then what was the total number of voters? Okay, total number of voters find out करना है. तो basically यहाँ पे क्या बोला है कि they are the 2 candidates, ठीक है, 2 candidates है. अब 2 कैंडिडेट्स है, दोनों कैंडिडेट्स क्या है, हमने क्या माना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है हमने 100 मान लिया. तो जो 40% है उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम पी को वोट करेंगे और 60% जो बच गए उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम क्यू को वोट करेंगे, ठीक है. इन्होंने बोला कि जो 40% है ना वो अपने प्रॉमिस पे वापस गए और पी को क्या किया, वोट किया गया. अगर जो पी को वोट किया गया इसका मतलब क्या है, 40 into 0.15 वो प्लस में आएगा. क्यों आएगा प्लस में, क्योंकि वो लोग ने वोट किया और वो किसको किया, दैट इज फॉर पी इंस्टेड ऑफ वोटिंग फॉर अ क्यू. अगर जो क्यू को नहीं किया तो दैट इज 40 into 1.5 is equals to 6, which is equals to 6 and that is included with the minus sign, क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्यू को वोट नहीं किया, जिनमें से बोला कि क्यू को वोट नहीं किया. सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला कि 20% अपने वोट पे कायम रहे और उन्होंने क्यू को वोट किया, वो कितना हुआ 15. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेड फॉर वोटिंग फॉर अ क्यू 15% यहाँ पे, इंस्टेड फॉर वोटिंग फॉर अ पी 15% यहाँ पे माइनस हो गए, ठीक है. तो बोला टोटल नंबर ऑफ वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, तो यहाँ पे कितना 46 माइनस 15 कितना हो गया 49. इसका क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 6 15 60% है, 6 15 विच इज इक्वल्स टू 51. और यहाँ पे क्या बोला कि सपोज जो पी है वो लॉस्ट बाय 2 वोट्स, ठीक है, 49 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 51. तो बिल्कुल सही है, जीता कौन है, क्यू जीता है ना. तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हुए, दैट इज इक्वल्स टू 100. 100 इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, राइट. समझ आया क्वेश्चन में क्या बोला था. इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कि सबसे पहले हमको बोला कि जो भी 40% ऑफ लोग 15, ठीक है, यही होगा 14% है ना. यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन 15% ऑफ द वोटर अपने वादे पे वापस गए टू वोट फॉर अ पी, ठीक है. तो पी के लिए कितने वोट कर रहे थे पहले 40, तो 15% वो लोग हैं जो कि वोट कर रहे हैं. ओके, व्हेन द केस ऑफ अ क्यू, क्यू में कौन से, इंस्टेड ऑफ अ वोटिंग फॉर अ पी, यानी पी को करने वाले थे लेकिन अब किसको कर रहे हैं, अब वो पहले क्यू को करने वाले थे लेकिन अब कर रहे हैं पी को. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 14 into 0.15, राइट. सिमिलरली अगर हम 60 की बात करें तो यहाँ बोला कि 60 लोगों ने क्या किया, अपने वोट पे कायम रहे और उन्होंने पी को नहीं किया, कहाँ किया, इसको किया, क्यू को किया. तो इसका टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो गए, 100 हो गए. 49 प्लस 51 कितना हो गया, 100 हो गया ना. वेर एज जहाँ पे 2 से -2 से लॉस कर गया हमारा पी. और यही हमारे क्वेश्चन बोलता. और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, दैट इज 100. और ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप ऐसे निकालो 110 का 14%, 110 का अगर मैं वो निकालूं तो वो भी फ्रैक्शन में आएगी, इन सारी वैल्यूज क्या आएगी, फ्रैक्शन में आएगी. तो डेफिनेटली अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको सीधा ही 100 मार्क्स कर देना है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ 100% विल बी द नंबर ऑफ वोटर्स जो होंगे, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्या 15% है, 25% है. फॉर 19, 11 एंड 95 अगर आप करोगे तो इट विल बी इन द फ्रैक्शन फॉर्म, और फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो फिर वो आंसर कभी भी ऑन क्लूज नहीं आएगा. तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, 100 होगा. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अगर जो समझ नहीं आया तो यहाँ पे सिंपली क्या था, पी को कितने लोग दे रहे थे 40, क्यू को कितने लोग दे रहे थे 60, उन्होंने प्रॉमिस किया था. अब जो लोग 40% का कितना है, जितने भी लोग पी को वोट करना चाहते थे दैट इज द 40%, ठीक है, और क्यू को कितने करे 60%. अब 15% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस इंस्टेड ऑफ वोटिंग फॉर अ क्यू, ये लिखा है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 15% ऑफ 40 जो क्यू को करने वाले थे यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ से कितने माइनस हो गए, दैट इज 15% ऑफ 40, ठीक है. 60% वेंट ऑन बैक, जिन्होंने इसको वोट किया 25% इसको वोट किया, और कितने माइनस कहां से हो गए, यहाँ से माइनस हो गए 16.2.5, ठीक है. और आंसर हमारा आ जाएगा. सिमिलरली अगर जो हमको डायरेक्ट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 110 का 60% का 25%, दैट इज 1/4. 1/4 क्या होगा, डेसिमल होगा, तो वो इंटीजर्स वैल्यू होगी, नॉट अ इंटीजर्स वैल्यू, जिसकी वजह से क्या है 110 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता, 95 भी नहीं हो सकता, ठीक है. अगर इंटीजर वैल्यू मतलब वैल्यू विदाउट डेसिमल आ रही है तो फिर वो आंसर नहीं हो सकता, दैट विल बी रॉन्ग. इन द केस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दे आर द 3 फ्रेंड्स, ठीक है. कौन कौन है, आर है, एस है, एंड टी है. दे आर द 3 फ्रेंड्स. शेयर्ड अ टॉफी फ्रॉम अ बाउल. आर टुक 1/3 ऑफ अ टॉफी बट रिटर्न 4. अच्छा, आर टुक 1/3 ऑफ, ठीक है. तो 38 का 1/3 क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1/3 कितना हो जाएगा, दैट इज 12.66 बार. फॉर द कत्ती का कितना होगा, कत्ती बाई 3 10 होता है, 10.33, राइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 41 का कितना हो जाएगा, 41 का 1/3 हो जाएगा, दैट इज द 13.66, राइट. ये भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी डेसिमल में आ रहा है. 48 बच गया, तो 48 को तो 60 नहीं होता है, सबको पता है. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि कोई भी टॉफी आधी थोड़ा ना खा के कोई डालेगा. अगर ये पूरी टॉफी है
तो पूरी टॉफी कोई डेसिमल्स में थोड़ा ना खा के उसको आधी खा के वापस रख देगा, ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि RST शेयर्ड अ टॉफी फ्रॉम अ बाउल, जहां पे R took a 1/3 ऑफ द टॉफी, ठीक है, बट रिटर्न 4 टू द बाउल, S took 1/4 ऑफ द व्हाट वाज लेफ्ट, मतलब जो भी रिमाइंडर था, मतलब जितने इसने रिटर्न किए उसके बाद जो भी बच गया, व्हाट वाज लेफ्ट, बट रिटर्न 3 टॉफी टू द बाउल, T took half of the remainder but returned 2 back into the bowl, ठीक है। If the bowl had 17 toffees left, how many toffee were originally there in the bowl, ठीक है। सिंपली ये है कि हम डेसिमल्स में नहीं ले सकते, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 48, हमने 48 लिया ना, तो देखते हैं जरा 17 आ रहा है कि नहीं। सो आई कैन से कि फॉर द 48, अच्छा ये वाली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आई कैन से RST, सबसे पहले क्या हमने माना कि 48 है, तो 48 का कितना 1/3, ठीक है। 48 का 1/3 उसने बाउल से ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे बचेगा 32, ठीक है। और 32 बच गई हमारे पास टॉफियां, और 32 का कितना रिटर्न 4 टू द बॉल, और उसने रिटर्न 4 टू द बॉल कर दी, तो +4, तो आंसर कितना आ जाएगा 36, ठीक है। अब इसने बोला जो भी बचेगी 36 का 1/4, तो 36 का माइनस 36 का 1/4 दैट विल बी 27, और कितनी वापस की उसने, एंड ही रिटर्न 3 टॉफीज टू द बॉल, ठीक है, उसने 3 टॉफियां रिटर्न की, +3 दैट विल बी इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब कितना बच गया हमारे पास 30 टॉफीज बच गई। अब इसने बोला कि जो 30 टॉफीज बची है ना, ये उसकी आधी ले ली है ना, 15 रिमेनिंग बट रिटर्न 2 बैक इनटू, ठीक है। इसने क्या लिखा कि 30 की आधी ले ली और बच गया हमारे पास 15, इसका ये है ना, इसका इन सब का आंसर ये है। और रिटर्न कितनी बैक की, उसने 2 बैक की, तो हमारे पास कितनी बच गई 17, और यही तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है, गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपको, ये तो आपको सिंपल सी बात है। देखो क्या पता है, कि देखो 3 फ्रेंड्स जो RST, उन्होंने कोई टॉफिया ली, किसी भी बॉल से कुछ भी टॉफिया ली, हमें को नहीं पता क्या, R ने ली उसकी 1/3, उसने R 1/3 ली है ना ऑफ द टॉफी, बट रिटर्न 4। अब जो भी ये पूरा सिनेरियो हमारे को बता रखा है, हमारे को सिंपल सी बात पता है कि कोई भी टॉफी आधी तो नहीं खा के वापस छोड़ेगा, राइट। अपने दोस्त को क्या आधी झूठी हुई टॉफी दोगे, क्या नहीं दोगे ना। सिमिलरली हमने फिर अपना दिमाग चलाया, हमने सोचा कि वाई वी आर नॉट लुकिंग एट द आंसर्स जो हमारे को गिवन है, ये ऑप्शंस में गिवन थे, तो हमने क्या डायरेक्टली उनको 1/3 करना चालू शुरू कर दिया। जब 1/3 चालू शुरू करने गया तो हमारे को पता चला कि ये तो डेसिमल्स में आ रहा है, ओनली द 1 जो है वो डेसिमल्स में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि टॉफी जो है दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू वन टॉफी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, और वो डेसिमल्स में आप अपने दोस्तों को दे रहे हैं, झूठी टॉफी थोड़ा ना दोगे अपने दोस्तों को। तो 48 है, और 48 को अगर और इंश्योर करना है कि ये आंसर है कि नहीं है, तो सिमिलरली हमने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहले 43 थी, अब 43 की उसने क्या कर दिया, अब उसने टेक कर लिया, उसने ले लिया, तो अगर ले लिए तो वो बाउल से कम हो गए, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव मार्क्स कर दिया। तो 48/3 दैट इज 32, और 4 उसने रिटर्न भी कर दी, तो 4 उसने रिटर्न कर दी, तो प्लस हमने 4 डाल दी वापस, तो हमारे पास अब कितनी बची 36। अब बोल रहे कि जितनी भी लेफ्ट है, एस ने क्या किया कि जितनी भी लेफ्ट है, तो 36 लेफ्ट थी, 36 में से उसने 1/4 भाग उसका काट दिया, तो अब कितनी बची हमारे 36 माइनस यहाँ पे जाएगा 27, ठीक है। अब जो 27 बची है, 27 में से 3 ऐड कर दी, तो ये आ गई 30, और फिर ऐसे करके हमारे पास आंसर आ गया, और डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया बिकॉज ऑफ, क्योंकि 48 वाज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x and y are the two positive real number, इसका मतलब क्या है, x and y are greater than 0 are real numbers such that the equation 2x plus y is less than 6, यानी 2x plus y less than 6, या y में कुछ ऐड करेंगे, यानी y में कुछ ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, लेस देन 6 होगा। और यहाँ पे क्या है कि x plus 2y is लेस देन 8, ठीक है। ये दो इक्वेशन दे रखी है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ x and y, the function f x y is equals to 3x plus 6y will be given the maximum value। चलो वो होगी कोई, हमारे को क्या पता। इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या थे इसके, 4/3 फॉर द x एंड y के लिए क्या था 10/3, फॉर द x के लिए कितना था 8/3 एंड फॉर द y विल बी 20/3 इन द केस ऑफ x एंड y। दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है, ये हमारे को ऑप्शंस दे रखे थे 8/3 10/3 एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट x एंड y दैट इज इक्वल्स टू 4/3 एंड 20/3, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या करना है, हमारे को फाइंड आउट करना है ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर रही है कि नहीं, सबसे पहले तो ये देखना है। तो क्या है हमारे को कुछ नहीं, इस कोई भी इक्वेशन है तो x plus 2y इज लेस देन 8, इसमें कोई भी वैल्यूज डाल दो, अगर जब हम वैल्यूज डालेंगे तो वो शुड बी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाली ले रहा हूँ बी, दिस इज द ये वाली वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आप क्या सारी वैल्यूज लेना और उस पर पुट करना, आपको पता लग जाएगी कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। आप ये वाली इक्वेशन लो या आप ये वाली इक्वेशन लो, ठीक है, y plus 2x इज लेस देन 6, इन दोनों इक्वेशन में आप ये सारी वैल्यूज डालो और आंसर बताओ। इसका आंसर जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, दिस विल बी द आंसर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे आप आंसर आ जाएगा लेस देन 8, ठीक है। इन द केस ऑफ 6 अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, लेट्स पुट y, तो 10/3 plus 2 into 4/3 which is less than 6,
तो ये क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली हमें क्या रियल नंबर और उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यूज है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यूज तो क्या है, आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जो आपको मैंने क्वेश्चन कराने हैं ना, ये गुड क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये सारे तो मतलब प्रीवियसली एयर में आए हैं, लेकिन गुड क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हमें को बोले कि इफ a1 जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है, और बोला है कि an+1 बराबर है 2an+5 के, ठीक है। ये हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, और बोला है हमें फाइंड a100 किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल्स टू a100, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, an+1 2an+5 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन क्या है कि 5 इंटू 2 की पावर 99 माइनस 6 इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड क्या है 5 इंटू 2 की पावर 99 प्लस 6, ठीक है, ये ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है 6 इंटू 2 की पावर 99 प्लस 6, और क्या था, और था 4 क्या है 6 इंटू, यहीं पे लिख देता हूँ इसके साथ में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। क्या है ये, ठीक है। तो x इंटू 2 की पावर 99 प्लस हो गया ना -6। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली इन ऑप्शंस में क्या दे रखा है कि a जो a की पावर 100 है ना, a की पावर कितनी है, a जो 100 है, a 100 इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर 99, ठीक है, 2 की पावर 99, 2 की पावर 99। सो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग a 100 ना, सो आंसर में क्या आ रहा है 2 की पावर n-1 आ रहा है। लिख सकता हूँ मैं कि नहीं ऐसे 2 की पावर n-1 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर केस कौन सा होगा, केस होगा कि 1 का, यहाँ पे कितना है an+1 दैट इज दिस, यहाँ पे क्या है a की पावर n-1, दैट इज वाई इट इज रिटन एज a100 को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर 99, राइट। तो ये सब में ही है, अगर ये डिफरेंट होता तो हम कोई और पावर लेते, ठीक है। तो बेसिकली हम इस इक्वेशन पे क्या डालते हैं, वैल्यूज डालते हैं। तो a1 की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे a2 आ जाएगा। इफ आई पुट n एज अ 1 तो यहाँ पे a2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू a1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1 प्लस 5, यहाँ पे a1 क्या है गिवन है दैट इज 1, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। सिमिलरली फॉर a3 हमें क्या मिल जाएगा 2a2 प्लस 5 विच विल बी इक्वल टू, ये तो वही इक्वेशन, a1 कितनी होगी 7, 7 प्लस 5 कितने होते हैं 14 और 14 प्लस 5 कितना हुआ 19, राइट। सिमिलरली फॉर a4 के लिए, a4 के लिए क्या हो जाएगा 2a3 प्लस 5 है ना, विच विल बी इक्वल टू कितना होगा 43 है ना। बेसिकली ये सारी इक्वेशंस कहाँ से है, ये तो गिवन है हमारे को इक्वेशन, ये इक्वेशन तो हमें गिवन है ना, an+1 2an+5, तो ये सारी वैल्यूज हम इससे निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें क्या बताया यहाँ पे जो आंसर है हमारे, दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द a100, तो वैल्यूज कितनी हो रही है 299। तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर द 2 की पावर 2 फॉर a1, अगर जब हम बात करें a1 के लिए, सो फॉर द a1 क्या है यहाँ पे a100 के लिए कितना था यहाँ पे 2 की पावर n-1, ठीक है। तो a1 के लिए कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 हो जाएगी, दैट इज 1 - 1 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 होगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में डाल के देखते हैं, ठीक है। 2 की पावर 0 जैसे यहाँ पे आई कैन से 2 की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया। सो 6 प्लस 5 कितना होता है 11, वो तो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 दैट इज ऑल्सो 11, ये भी 11 हो जाएगा, है ना। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, माइनस वाला कर दिया हमने, नहीं कर दिया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 6 दिस, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 1 विच विल बी इक्वल्स टू 1। तो हाँ a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है। इन द केस ऑफ a1 ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम सारी वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। हमें क्या पता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द a100, तो वहां पे क्या आ रहा है 2n-1 विच विल बी इक्वल्स टू 200 - 1 विच इज इक्वल्स टू 299, यही सेटिस्फाई हो रही है ना हमारी पूरी इक्वेशंस सॉल्यूशन के साथ। सो वी कैन से कि अगर जो a100 के लिए हम 299 लिख रहे हैं, तो a1 के लिए मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 0 लिखूंगा ना मैं, 2 की पावर 0 विच विल बी इवेंचुअली इक्वल्स टू 1। तो सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सब की वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ इन द इक्वेशन, ये जो जितनी भी सॉल्यूशंस है ना इन सब में मैं पुट कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा -1 विच विल बी नॉट इक्वल्स टू 1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो सेटिस्फाई कौन सी करिए 4 कर रही है। तो फोर्थ हमारी क्या करिए ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए। अगर किसी को विश्वास नहीं होता कि यही सही आंसर है तो दोबारा से कर लो। अगर जब हम बात करें किसकी a2 की, तो a2 में क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 1 आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 2। सो आई कैन राइट 6 into 2 कितना होता है 6 into 2 -5 दैट विल बी इक्वल्स टू 7, है कि नहीं। तो इसी तरह से और भी अगर किसी को और सेटिस्फेक्शन देनी है तो 6 into 2 का स्क्वायर कर लो, इंटू 5 कर लो और -5 कर लो, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना था यहाँ पे 19। तो यहाँ पे आ जाएगा 19। अगर a4 करना है किसी को और सेटिस्फाई करना है तो 2 की पावर क्यूब -5 दैट विल बी इक्वल्स टू 43।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो फॉर्म थी, इस फॉर्म में आपको ये पता था कि 2 की पावर n-1 है। अगर जो केस ऐसा आ जाए जहाँ पे 2 की पावर n-1 ना हो, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, जैसे कि इफ t1 जो है दैट इज इक्वल टू 1, ये हमें आपको गिवन है और इक्वेशन भी दी थी tn+1 इज इक्वल टू 3tn+4n-2 और बोला कि देन फाइंड करो t100 इज, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन कितना है 399 प्लस 200, सेकंड दे दिया कि 300 प्लस 200, थर्ड कितना दे दिया आपको 300 माइनस 200 और फोर्थ क्या दे दिया आपको 399 माइनस 200, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है t1 की वैल्यू। अब t1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t1+1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा t2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, बस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस 5 है, इससे ही हमारे को आंसर आ जाएगा। तो इन सब की हमारे को इक्वेशन, हम डायरेक्टली एक इक्वेशन तो नहीं बना सकते, तो हम हर एक आंसर की क्या करते हैं इसकी इक्वेशन बना रहे हैं। तो आई कैन से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द t100 के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी दैट इज 3n-1 होगी कि नहीं, प्लस फॉर 100th पावर यहाँ पे क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय n है कि नहीं, जब 100 है तो यहाँ पे कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय n और ये सब में फॉलो हो रहा है। तो आई कैन राइट फॉर द सेकंड विल बी 3n प्लस 2 इंटू n, होगा ना 100 के लिए यही। थर्ड के लिए क्या है 3n माइनस 2 इंटू n एंड द फोर्थ वन इज 3n-1 माइनस 2 इंटू n, ये होगी। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू 1, अगर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 1 यहाँ पे तो क्या ये आ रहा है फर्स्ट आ रहा है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा व्हेन वी आर फाइंडिंग फॉर द a1, व्हेन वी आर फाइंडिंग फॉर द a1 सो हम क्या लिख सकते हैं फॉर दिस a1 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू तो कितना हो जाएगा दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट द सेम इसके लिए क्या हो जाएगा दैट इज 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 हो गया, 0 हो गया 1 1 माइनस 2 नहीं 3 आ जाएगा -1, ओके। अरे यार -1, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही इसको सेटिस्फाई करिए दैट इज द 1, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर और सेटिस्फाई करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं सेकंड के लिए क्या लिखेंगे आप a2 के लिए क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे a2 ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 2 4 दैट इज इक्वल टू 5 और t5 की 9 कहा था हमने, t स्क्वायर की 9 कहा था 5। तो ये दो क्वेश्चन है जो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम ऑप्शन से उनका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। समझ आया आपको क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द a1, जब हम a1 की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द a2 तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जब हम इनमें पुट करेंगे सब में तो हमारे को पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही है जो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। So next our topic is arithmetic progression. When we are talking about the arithmetic progression, so AP is characterized by common difference, ठीक है, common difference and should come out to be constant, AP की फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी a प्लस 0d, सेकेंड क्या हो जाएगी a प्लस 1d, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी इसकी a प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी इसकी nth टर्म बोल लो या फिर लास्ट टर्म बोल लो, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस n-1d, राइट। तो जो इसकी जनरल इक्वेशन होगी, जो जनरल इक्वेशन है इसकी AP की दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, है कि नहीं। nth टर्म के लिए हम ये लिख सकते हैं a प्लस n-1d, हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो सम है द सम ऑफ nth term, when we are talking about the sum of the nth term, so we can write Sn will be equals to n by 2 2a plus n-1d, right। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं when we are talking about the sum of the, I can write Sn is equals to n by 2, it can be written as a plus a, so I can say a plus n-1d लिख सकता हूँ कि नहीं। दिस इज द लास्ट टर्म या फिर nth टर्म बोल लो इसको, ठीक है, nth टर्म बोल लो और ये क्या है फर्स्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, so I can write Sn can be rewrite as n by 2 first term plus nth term, समझ आ गया, राइट। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली क्या करना है इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में।
अब एपी और जीपी तो आपने पहले से पढ़ा है ना, नाइन्थ और एट्थ में, नाइन्थ टेंथ में। तो अब अगर जो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको सारी चीजें, अगर जो किसी को नहीं भी पता है तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे एपी और जीपी आपको क्लियरली सेटिस्फाई करके पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली मैं तो फॉर्मूले लिख दिया और ये सम ऑफ द जीपीस बता दिए, ठीक है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। कोई आपको जाके डेफिनेशन या फिर वो सब पूछने वाला है नहीं, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, इसका एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ द 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 656, ठीक है। द एवरेज ऑफ अ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 87। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और द सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, यानी सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर क्या हो गया, लास्ट का सेकंड, ये हो गया लास्ट, ये हो गया रनर अप। तो रनर अप वाले को पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर का सम और द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा, द फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन विल बी द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 8 कॉन्जिक्यूटिव, तो मैं लिख सकता हूं कि a8, अभी हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज a plus n-1 और कॉमन रेशियो d, राइट। So I can say कि when we are talking about the eighth term ना, I can say 7 minus 1 is equals to d, sorry 8 minus 1 is equals to d, which will be equals to a plus 7d, ठीक है कि नहीं। तो जो लास्ट वाला टर्म है हमारा क्या है, बेसिकली जो हमारे टर्म्स है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा जब भी हम बात करें, देखो कॉमन डिफरेंस फॉर ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 2, दैट इज d, राइट है कि नहीं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑड नंबर, तो पहला कितना हो जाएगा a, सेकंड क्या हो जाएगा a प्लस 2। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द a प्लस 4, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला फाइंड आउट करने के लिए हमें यही a8 फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2। सो फर्स्ट टर्म कितनी होगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म विल बी a प्लस कॉमन डिफरेंस विल बी 14। सो आई कैन से a प्लस 14 विल बी द लास्ट 8th टर्म जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या बोला कि फाइंड आउट द सम ऑफ द, और जो हमारे को गिवन क्या है, द सम ऑफ द 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 656। यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7, तो ये किस टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, a प्लस 2 a प्लस 4, और यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, ठीक है। -2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास a आ जाएगा, वैसे इसको करूंगा -2 तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द 8 कॉन्जिक्यूटिव, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, 8th हो गया, द सम ऑफ द 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू 656, 656 हो सकता है। सो इन सब का क्या है, इन सब का सम जो है मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ, दैट इज n/2, अभी हमने निकाला ऊपर, दैट इज a प्लस द लास्ट टर्म कितनी है, a प्लस 14 है कि नहीं, लास्ट टर्म a प्लस 14 है, द फर्स्ट n कितना है यहाँ पे 8, तो आई कैन राइट 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 14 है कि नहीं, 4, अच्छा, विच कैन बी इक्वल टू विच इज इक्वल टू 656। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, ओके, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 75, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। क्यों है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, यही तो पूछा हमसे, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का सम बताओ और जो सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर है उनका सम बताओ। देखो क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस कॉमन डिफरेंस इसमें क्या था 0d, सेकंड में क्या था 2d, फिर ऐसे ऐसे करके सिंपली हमने आगे किया। तो द जो 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है दैट इज 656, ये बात तो क्लियर है। सेकंड क्या बोले, द एवरेज ऑफ अ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 87, ठीक है। सेकंड वन क्या है, पार्ट 2 इसका, पार्ट 2 फॉर द इवन नंबर आई कैन से कि b हो गया प्लस b प्लस 2 प्लस b प्लस 4 b प्लस 6, ठीक है। इन सब का जो एवरेज है, एवरेज कितने का है, 4 का एवरेज है। क्वेश्चन में देखो, द क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कितना है, हमने ये निकाल दिया, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, इस तरह से निकालते हैं ना, दैट इज इक्वल टू 87, ठीक है, गिवन है, इट इज बीन गिवन टू अस, दैट इज 87। ये क्या हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ये कब स्मॉलेस्ट हो गया, फिर ये हो सेकंड, फिर ये हो जाएगा थर्ड और जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो समझा कि सेकंड लार्जेस्ट, तो ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 84, 87 इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4b प्लस 4 6 6, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू b की वैल्यू आ जाएगी 84, b की वैल्यू आ गई 84। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना था, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया, थर्ड वाला, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। सो 84 हमें क्या फाइंड आउट करना है, b प्लस 4, b हमारे पास 84 आ गया प्लस 4 दैट इज 88,
हमें सम फाइंड आउट करना था, तो पहला कितना था, व्हाट इज द सम ऑफ द a प्लस बी, ठीक है, सम ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 75 प्लस 88 दैट विल बी इक्वल टू 163 विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था